Hello, hi everyone. This is Anshul Sinha. Welcome to my channel with another video and with another important update. अपडेट ये है कि BSUSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026 को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की थी। एक्चुअली उस नोटिस को शायद आपने नहीं पढ़ा क्योंकि उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी उसको एड्रेस करने की। तो इस नोटिस में 5 पॉइंट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, देन वेरिफिकेशंस, रिवाइज्ड एफिडेविट को लेकर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं स्पेशली एक सवाल जो वो पूछ रहे हैं वो सवाल यही है कि 5 पॉइंट सर्टिफिकेट क्या होता है। आई मीन वो क्या है, बेसिकली कुछ कन्फ्यूजन है वहाँ पे भी। तो आज की इस वीडियो में मैं ये पूरे नोटिफिकेशन को लाइन बाय लाइन जो है सिंपल हिंदी शब्दों में उसको लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होता है, और कोशिश करूँगी कि जो भी इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और क्वेश्चन है उसको साथ ही साथ में एड्रेस करूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया था 5 पॉइंट्स सर्टिफिकेट। सबसे पहले नोटिफिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। बीएसयू एससी ने कहा है, क्या कहा है कि जिन कैंडिडेट्स का पीएचडी रजिस्ट्रेशन यूजीसी रेगुलेशंस 2009 के लागू होने से पहले हुआ था, उन कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशंस के साथ साथ 5 पॉइंट सर्टिफिकेट अपलोड करना कंपलसरी है। अब ये सर्टिफिकेट जो है वो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन एकेडमिक अफेयर्स या कंसर्न फैकल्टी के उनके ही द्वारा ये इशू होना चाहिए, ठीक है। किनके द्वारा इशू होना चाहिए? डीन के द्वारा, जो डीन है या रजिस्ट्रार है या जो कंसर्न फैकल्टी हैं उनके द्वारा ही ये इशू होना चाहिए। अगर एप्लीकेबल कैंडिडेट्स ने ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है तो उसे इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इस चीज़ को यहाँ मेंशन कर दिया गया है। तो ये बात नोटिस में क्लियरली लिखी हुई है। 5 पॉइंट सर्टिफिकेट, बहुत लोगों को लगता है कि ये क्या है 5 पॉइंट सर्टिफिकेट। तो चलिए इसको भी समझते हैं कि 5 पॉइंट सर्टिफिकेट होता क्या है। वैसे 5 पॉइंट सर्टिफिकेट की समरी वहाँ पर कहीं पे भी लिखी नहीं हुई है उस नोटिस में, सिर्फ ज़िक्र किया गया है 5 पॉइंट सर्टिफिकेट का। लेकिन मैं बताती हूँ कि बेसिकली ये 5 पॉइंट सर्टिफिकेट होता क्या है। तो ये जो सर्टिफिकेट है बीएसयू के नोटिस में अगर मैं कहूँगी कि एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। नोटिस सिर्फ बस इतना ही कहता है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी द्वारा इशू किए गए 5 पॉइंट सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना होगा। सिंपल लैंग्वेज में ये समझते हैं कि सर्टिफिकेट्स जो है वो यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। इस सर्टिफिकेट में यूनिवर्सिटी सर्टिफाई करती है कि कैंडिडेट्स की जो पीएचडी है वो यूजीसी के प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती है। इसी सर्टिफिकेशन को आमतौर पर 5 पॉइंट सर्टिफिकेट कहते हैं। ये 5 कंडीशंस होते हैं, इसमें से शायद इसको 5 पॉइंट सर्टिफिकेट कहा जाता है। यूनिवर्सिटी जब ये सर्टिफिकेट इशू करती है तो जनरली वेरीफाई करती है कि कैंडिडेट्स की पीएचडी यूजीसी के प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है या नहीं है। इन स्टैंडर्ड्स में आमतौर पर ये सारी बातें शामिल है। पहला, कोर्स वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, मतलब कोर्स वर्क कंप्लीशन, कैंडिडेट्स ने पीएचडी का मैंडेटरी कोर्स वर्क कंप्लीट किया हो, ठीक है, ये पहला है। यानी सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि प्रिस्क्राइब एकेडमिक कोर्स वर्क, ओके। दूसरा जो है वो है थीसिस इवैल्यूएशन। इसमें क्या है कि कैंडिडेट्स की जो पीएचडी थीसिस है उसका इवैल्यूएशन जो है वो किसी एक्सटर्नल का एक्सपर्ट्स ने किया हो, यानी रिसर्च की इंडिपेंडेंट एकेडमिक इवैल्यूएशन हुई हो, ठीक है, बाहर की कोई एक्सटर्नल्स ने आके उसको इवैल्यूएशन किया हो। तीसरा है वाइवा। वाइवा में है कि कैंडिडेट्स ने अपनी थीसिस का वाइवा सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो। और ये उसके बाद आता है चौथा में है कि आपका रिसर्च पब्लिकेशन, रिसर्च वर्क से संबंधित पब्लिकेशंस यूजीसी के एप्लीकेबल नॉर्म्स के अनुरूप हुआ हो, ठीक है। पांचवा है एकेडमिक प्रेजेंटेशन, यानी कि रिसर्च वर्क को सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया हो अगर एप्लीकेबल यूजीसी नॉर्म्स में इसकी रिक्वायरमेंट हो। ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है इसके बारे में। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि बीएसयूएससी के नोटिस में इन 5 पॉइंट्स की लिस्ट कहीं नहीं दी गई है। ये एक्सप्लेनेशन यूजीसी के पीएचडी स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको सच बता दिया है। तो इसलिए अगर किसी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट का वर्डिंग थोड़ा अलग हो तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपका वही सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको इशू करती है। किसी को ये सर्टिफिकेट अब ये सर्टिफिकेट बेसिकली किसको चाहिए, किसके लिए मैंडेटरी है? हर पीएचडी होल्डर्स को नहीं मैंडेटरी है, सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका पीएचडी रजिस्ट्रेशन यूजीसी 2009 जो है वो लागू होने से पहले हुआ था,
ठीक है? अगर आपका पीएचडी उसके बाद हुआ है तो फिर ये आपके लिए नहीं है। इस नोटिस के हिसाब से आपको ये सब कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है, इसके इस नोटिफ़िकेशन में फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में इंटरव्यू के दिन आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, ठीक है? जैसे कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर वो आपके लिए केस में एप्लीकेबल है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपके केस में अगर एप्लीकेबल है, 5 पॉइंट सर्टिफिकेट अगर आपके केस में एप्लीकेबल है, उसके बाद नोटराइज्ड एफिडेविट, ठीक है? ये सब कुछ चाहिए। इसके साथ ही साथ पॉइंट 3 में ये भी मेंशन है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, आपके जो हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ भी लेकर आपको कंपल्सरी वहाँ जाना है। और हर पेज पे आपका सिग्नेचर करना है, आप वहाँ पर बिल्कुल भी ना भूलें। अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हुए तो आपको इंटरव्यू में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट है कि वेरिफिकेशन इंटरव्यू वाले दिन जो है जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं, कमीशन उन सबका वेरिफिकेशन करेगी, ठीक है? अगर वेरिफिकेशन के दौरान कोई डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत निकला, कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच हुआ, तो उस केस में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी आपको नहीं देनी है और अगर आपने मतलब किसी भी तरीके की जानकारी अगर वहाँ पर ऐसा हुआ, तो फिर आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा। ये भी उसमें मेंशन है। उसके बाद पॉइंट 5 में है कि वैकेंसीज़ की सीट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, ये भी मेंशन है। अब ये क्या है कि नोटिफ़िकेशन में ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़ जो वैकेंसीज़ हैं, वो बढ़ भी सकती हैं या घट भी चेंज होने का मतलब यही नहीं है कि वो घट ही जाएगी, वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। दोनों केस सिनेरियो के लिए वी हैव टू बी रेडी। यानी एडवर्टाइज़मेंट में जो वैकेंसीज़ दिख रही हैं, वो फाइनल वैकेंसीज़ नहीं हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कमीशन उसमें बदलाव कर सकती है। ठीक है? पॉइंट नंबर 6 है रिवाइज्ड एफिडेविट। इस रिवाइज्ड एफिडेविट के तहत अब बात ये समझ लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ थे। कमीशन ने इस नोटिस में क्लैरिफिकेशन दे दिया है। क्या है कि अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक़्त, ठीक है, पुराने फॉर्मेट का नोटराइज्ड एफिडेविट अपलोड किया था, तो उसे दोबारा ऑनलाइन अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरव्यू के दिन कमीशन के जो नए नोटिफिकेशन जो 7 जुलाई 2026 का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार रिवाइज्ड फॉर्मेट वाला नोटराइज्ड एफिडेविट आपको साथ में लेकर जाना है और वेरिफिकेशन टीम को वहाँ पर सबमिट करना कंपलसरी होगा, ठीक है? यानी कि ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है, लेकिन इंटरव्यू के दिन रिवाइज्ड एफिडेविट आपको अपने साथ लेकर ज़रूर जाना है। तो अच्छा, कल एक व्यूअर का कमेंट आया था जो मैं चाहती थी कि मैं यहाँ पे एड्रेस करूँ। मैंने एक इंग्लिश का डेमो जो था वो इंग्लिश में दिया था और उन्हें लगा कि उन्हें भी इंग्लिश में ही देना है या बाकी सारे कैंडिडेट्स को भी इंग्लिश में ही देना है। ये देखिए मैंने एक फॉर्मेट बताने की कोशिश की थी आपको कि आपको इस फॉर्मेट के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको अपनी इंटरव्यू देनी है। पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है या आपको पूरा का पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में देना है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप बिल्कुल हिंदी में ही दीजिए। इंग्लिश में अगर आपको घबराहट होती है तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिए क्योंकि आप बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और पैनल आपकी इंग्लिश नहीं देखने वाली है बल्कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, आपकी जो टीचिंग एबिलिटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको वो इवैल्यूएट करेगी। अच्छा, फ़ाइल से संबंधित भी एक क्वेश्चन आया था कि किस टाइप की फ़ाइल होनी चाहिए। तो एक डेमो के लिए मैं दिखा देती हूँ कि ये मेरी फ़ाइल है जिसको मैं यूज़ करती हूँ या मैंने यूज़ किया था अपने इंटरव्यूज़ के टाइम पर और सब कुछ है इसमें। ये बहुत बहुत सारे इसमें शीट्स हैं और हर शीट में सेपरेट तरीके से मैंने क्रोनोलॉजी के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके रखा है। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे बार-बार पूछा और कुछ कुछ बहुत के मैंने कमेंट्स में भी आंसर देते गई। आप लोगों ने अपने एपीआई स्कोर्स मुझे कमेंट्स में डाले और उसने आप लोगों ने पूछा कि आपके चांसेस क्या हैं, आपके सिलेक्शन के इंटरव्यू के चांसेस क्या हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत सटीक ये क्लेम नहीं कर सकती कि मेरा जो एपीआई अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से मेरे अनुमान के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हैं, ये कॉम्पिटिटिव एपीआई कट ऑफ्स हैं और शायद बहुत चांसेस है कि ऐसे होने चाहिए, ठीक है? तो मैं बस यहाँ पे आपको अपना अनुमान बता रही हूँ, कोई नोटिफ़िकेशन या इस सब से संबंधित कुछ भी ऐसा कोई कट ऑफ का लिस्ट जारी नहीं किया गया है। दिस इज़ जस्ट माय असम्पशन एंड उस हिसाब से जितने भी कैटेगरीज़ हैं मैं आपको उनके ये बता दूँ। जैसे यूआर अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के जो कट ऑफ है मेरे एनालिसिस के हिसाब से 65 प्लस एपीआई
एक कॉम्पिटिटिव रेंज हो सकता है यहाँ पर। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो मैंने अपने अनुमान के हिसाब से यहाँ पर 63 प्लस का एक कॉम्पिटिटिव रेंज माना है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेंज है। नाउ बीसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 58 प्लस एपीआई जो है वो एक अच्छी कॉम्पिटिटिव पोजीशन यहाँ पर दे सकता है। ईडब्ल्यूसी ईबीसी के बारे में बात करूँ, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो इस कैटेगरी में 55 प्लस एपीआई को मैंने कॉम्पिटिटिव रेंज के हिसाब से मैं यहाँ रखती हूँ। और एससी कैटेगरी के लिए 50 प्लस एपीआई मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये यहाँ पर फिट बैठता है। तो ये अगर आपका एपीआई इस रेंज से कम है तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन और आपकी टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि हमें इन दोनों चीज़ों पे खासकर अपना पूरा का पूरा जो है अपना कंसंट्रेशन यहाँ पर देना है, क्योंकि पैनल एपीआई स्कोर्स तो है ही उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा, लेकिन उसके अलावा वो देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपकी टीचिंग स्किल, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कॉन्फिडेंस, वो कितने स्टूडेंट्स को प्रभावित करती है और पढ़ाने के अप्रोच आपका जो स्टूडेंट्स के लिए है वो कैसा है। ठीक है, तो कई बार एक कॉन्फिडेंट और एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट जो है इंटरव्यू और टीचिंग डेमो में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल आपको दिया था ओवरऑल। तो बस यही है कि अब अपने स्कोर को कंपेयर करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पर प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अपडेट्स जो हैं वो बहुत ही क्लोज आने वाली है। क्लोजिंग डेट तक हम पहुँच रहे हैं, एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट तक तो हम पहुँच ही गए हैं, लगभग 15 को क्लोज़ होने वाली है। अभी भी वेबसाइट्स कई भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, बट वो भी मैंने पहले ही कहा था कि कुछ ट्राई कीजिए कि आप उस क्लोजिंग डेट से बहुत पहले अपनी चीज़ें यहाँ पर ये कंप्लीशन तक कर दीजिए। एनीवेज़ अगर अभी भी नहीं हुआ है तो प्लीज़ उसको भी जल्दी वाइंड अप कीजिए, क्योंकि अभी टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू की तैयारी को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर करना है, और किसी भी हालत में अगर मैंने कहूँगी कि ये अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो